आपका आएगा IL इज इक्वल टू 16/5 एम्पियर। तो इस तरह मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सॉल्विंग ऑफ द सर्किट यूजिंग सोर्स कन्वर्जन। ठीक है, मैं देखो दोस्तों यहाँ क्या और कर सकता था, यदि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता था, मैं ये जो था आपका 3 एम्पियर और 20 ओम जो था, मैं इसको वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकता था, क्योंकि ये दोनों किस में है, ये आपको पैरेलल में दे रखे हैं, और करंट सोर्स यदि पैरेलल में रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यदि मैं इसको कन्वर्ट करता तो ये दोनों ब्रांच मिलकर एक ब्रांच रह जाती। ठीक है, और फिर आप दोनों को आपस में सॉल्व, आप KVL लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये बेसिक मेथड है आपका सोर्स कन्वर्जन के द्वारा आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, कोई भी आपका नेटवर्क का कोई भी क्वेश्चन आए आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो आप सबसे पहले उसमें यही चेक करो कि इसमें कोई सोर्स कन्वर्जन हो रहा है या नहीं, क्योंकि सोर्स कन्वर्जन मेथड के द्वारा आपका एक बड़ा या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपका एक बहुत स्मॉल सर्किट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे अपन पढ़ते हैं करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल, जो कि अपन ने अभी पढ़ा था। ठीक है, ये जो मैंने अप्लाई किया था करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल की यदि मैं बात करूं, तो करंट डिवीजन रूल दोस्तों, पहला करंट डिवीजन रूल। ठीक है, क्या होता है करंट डिवीजन रूल, क्यों काम में लिए, कब अपन इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल, जैसा कि दोस्तों आपको नाम से पता लग रहा है, करंट का डिवीजन कब होगा, जब आपकी कई ब्रांचेस किस में लगी होंगी, पैरेलल में लगी होंगी, क्योंकि सीरीज में तो करंट क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज एलिमेंट्स यदि हैं आपके, सीरीज में है कई एलिमेंट्स, तो उनमें तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वहाँ तो मुझे करंट का डिवीजन करना नहीं पड़ेगा। तो करंट का डिवीजन कब करना पड़ेगा, जब पैरेलल आपको ब्रांचेस दी हुई हों। तो यहाँ मैंने एक लिया है, एक आपका एक एग्जाम्पल लिया है, जहाँ 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3, और ये तीनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं। और मैंने एक I करंट सोर्स लिया है, यहाँ से I करंट आपका जा रहा है, दिस इज करंट I, एंड दिस I करंट कैन बी डिवाइडेड इन दिस 3 रेजिस्टेंस ब्रांचेस। सपोज करो मैंने इसको I1 करंट नाम दिया है R1 रेजिस्टेंस के अंदर, R2 रेजिस्टेंस के अंदर मैंने इसको I2 नाम दिया है, और R3 रेजिस्टेंस के अंदर मैंने इसको I3 मैंने नाम दिया है। तो क्या मैं ये जो I करंट डिवाइड हुआ है 3 पार्ट के अंदर, I1, I2, I3, क्या इन I1, I2, I3 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, मैं इन तीनों की वैल्यू मैं अलग अलग यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग दिस रूल। तो क्या होता है ये रूल, देखिए दोस्तों, ये रूल कहता है कि यदि आपको करंट I1 यदि आपको निकालना है, करंट क्या निकालना है आपको, I1 निकालना है, तो करंट I1 के लिए आप जो इसके अलावा जो दो ब्रांचेस थी R2 और R3, जो दो ब्रांचेज हैं, ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये। तो R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन R3, अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय ये दोनों ब्रांच का एडिशन। ठीक है, तो ये एक ब्रांच है दोस्तों, R2 R3 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस R1 इंटू टोटल I, मैं इस तरह इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। I1 मुझे निकालना है, तो I1 के अपोजिट ब्रांचेस कौन सी है, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में थी, तो इसका रेजिस्टेंस मैंने लिखा, डिवाइड बाय इन दोनों, ये दोनों कौन सी, R1, और इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होके आएगा वो ब्रांच, इन दोनों का एडिशन इनटू टोटल करंट, जो भी मुझे डिवाइड करना है। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ दोस्तों, तो मेरे पास ये निकल के आता है I1 इज इक्वल्स टू 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल I। ये फॉर्मूले के द्वारा मैं किसी भी फर्स्ट ब्रांच के करंट में निकाल सकता हूँ। यदि I1 आपको निकालना है तो 1/R1 करना होगा, डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल I। इसी तरह यदि आपको I2 की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह यदि आपको I2 की वैल्यू यदि आपको निकालनी है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/R2 अपॉन प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल करंट, जो कि मुझे डिवाइड करना था। यदि आपको I3 की वैल्यू काउंट करनी है, 1/R3 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल करंट I। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप तीनों ब्रांचेस का करंट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे यदि मेरे पास दो ब्रांचेस का करंट आ गया, तो मैं तीसरी ब्रांच का करंट टोटल में से माइनस करके भी निकाल सकता हूँ। I3 क्या आएगा दोस्तों, आपका टोटल में से क्या माइनस कर दो, I1 प्लस I2। इस तरह भी आप I3 की वैल्यू निकाल सकते हो। और आप यदि फॉर्मूला यूज में लेना चाहें,
तो आप फॉर्मूले के द्वारा भी आई थ्री की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका करंट डिवीजन रूल, जिसके द्वारा आप करंट का डिवीजन अलग अलग ब्रांचेज में निकाल सकते हो। यदि मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ दोस्तों कि ये कैसे आया ये फॉर्मूला, तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये तीनों ब्रांचेज किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मुझे पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, सेम रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो सपोज करो यदि ये वी वोल्टेज है तो ये वोल्टेज भी क्या होगा, वी होगा, और इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, वी वोल्टेज होगा। तीनों ब्रांचेज के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी के बराबर होगा। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल वी है, जो वी की वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल होगी, टोटल आई इंटू आर इक्वलेंट, यही आएगा। ये होगा टोटल वी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, करंट आई, टोटल आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस, इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस। यदि मुझे इन तीनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैंने पढ़ा था, यदि मुझे इन तीनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो आता था आपका 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। तीन रेजिस्टेंस अपन ने पैरेलल में कनेक्ट किए थे, तो 1/R की वैल्यू होती थी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R क्या हो जाएगा, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज V। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं कि मुझे I1 निकालना था, मुझे क्या निकालना था दोस्तों, I1, मुझे I1 निकालना था, तो I1 में क्या लिखूंगा, V/R1। बताइए दोस्तों, I1 में क्या लिखूंगा, I1 जो होगा वो होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज तो V है, तीनों के अक्रॉस V है, डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस क्या है इस ब्रांच का, R1 के इक्वल है। तो V/R1 यदि मैं करूं तो V की वैल्यू यदि मैं यहाँ से पुट करूं और इसको R1 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा आपका 1/R1 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल। तो ये क्या वही फॉर्मूला है दोस्तों जो मैंने अभी लिखा था, देखिए चेक कीजिए आप। अभी मैंने लिखा था I1 इज इक्वल्स टू 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल आई। और अभी जो मैंने प्रूफ किया है ये भी आपका सेम फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, I1 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल आई। तो इस तरह आप करंट डिवीजन रूल को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। आप I2 की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं और I3 की वैल्यू आप सिमिलरली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज और बता दूं, यदि दो रेजिस्टेंस हैं आपके पैरेलल में, ठीक है दोस्तों, अभी तीन लिए थे, यदि दो रेजिस्टेंस हैं, कोई करंट I है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज करंट I1, करंट डिवाइड होगा, दिस इज करंट I2। तो I1 क्या आएगा, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या आएगा, R2/R1 प्लस R2 इंटू। तो ये आप दो के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको I1 निकालना है तो सेकंड वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट I आप कर सकते हो। इसी तरह यदि आपको I2 निकालना होता तो आप लिखते R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल I। ठीक है दोस्तों, तो दो रेजिस्टेंस के लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, और तीन या ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं तो जो इससे पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था 1/R1 वाला, वो फॉर्मूला आप वहाँ पे काम में लेके और करंट को डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच में यदि आपसे करंट पूछे वो करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अपने करंट डिवीजन रूल पढ़ा है, इसी तरह एक होता है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल, तो मुझे बताइए कि वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ अप्लाई होगा। तो मुझे पता है पैरेलल में तो वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। पैरेलल ब्रांचेज यदि हैं तो पैरेलल ब्रांचेज में वोल्टेज क्या रहता है, सेम वैल्यू रहती है। तो वोल्टेज के डिवीजन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, जहाँ अपन को सीरीज में ब्रांचेज दी हुई है। यदि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो उन सीरीज एलिमेंट्स का जो अलग अलग एलिमेंट्स का जो वोल्टेज आएगा वो डिफरेंट आएगा, और वह डिपेंड करेगा उस एलिमेंट की वैल्यू पे। यदि रेजिस्टेंस आपको कोई दिया है तो वो डिफरेंट रेजिस्टेंस आपको सीरीज में जुड़े हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो सीरीज में यदि आपको दिए हैं रेजिस्टेंस तो वहाँ आपको वोल्टेज डिवीजन रूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, समझते हैं।
इधर देखिए, यदि वोल्टेज डिवीजन रूल की यदि अपन बात करें तो सपोज करो मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2, R3, तीनों मैंने सीरीज में कनेक्ट किए हैं और एक V वोल्टेज मैंने टोटल V वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया है इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। तो मैं देख रहा हूँ कि जो R1 होगा इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज अलग आएगा, V1 आएगा, और R3 जो होगा इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज V3 आएगा। ये V1, V2, V3 की वैल्यू डिपेंड करेंगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। तो सीरीज में है तो दोस्तों करंट क्या रहेगा इसमें, सेम लिख सकता हूँ मैं। करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपका यहाँ से जो करंट फ्लो होगा I, वो तीनों एलिमेंट के बीच में सेम करंट I फ्लो होगा। तो यदि मुझे V1 निकालना है, मुझे वोल्टेज V दे रखा है, मुझे V1, V2, V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखें यहाँ, यदि मैं बात करूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो टोटल V जो होगा वो क्या आएगा दोस्तों, टोटल करंट इनटू टोटल R। टोटल R क्या होगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से मैं I की वैल्यू लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैं टोटल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो पूरा V वोल्टेज था, इसको यदि मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1, R2, R3 डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये करंट आ जाएगा, जो करंट आपका तीनों ब्रांचेज में सेम है। अब यदि मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, यदि मुझे क्या निकालना है, V1 निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, V1 किसके इक्वल होगा, I इंटू R1 के इक्वल। V1 किसके इक्वल होगा, I इंटू R1 के इक्वल होगा। तो V1 इज इक्वल टू मैं लिखूँ I इंटू R1 V1 यदि मैं लिखूँ I इंटू R1, तो I की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। I की वैल्यू दी आपकी V अपॉन R1 प्लस R2, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे R1 से, ये आ जाएगा आपका V1। ये आ जाएगा आपका V1। तो V1 यदि आपको निकालना है तो सिंपल सा ध्यान रखेंगे अपन, R1 जो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, नीचे तीनों रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज जिसका आपको डिवीजन करना था। इसी तरह यदि मुझे V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V2 आपका आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल V। यदि आपको V3 निकालना है तो आप कर सकते हो R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल V। ठीक है दोस्तों, इस तरह वोल्टेज डिवीजन रूल के द्वारा भी डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग ब्रांचेस के बीच में वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये दोनों थे अपने करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये भी आपको कई बार जब आप नेटवर्क को सॉल्व करोगे तो इनकी भी काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों फॉर्मूले, करंट डिवीजन रूल के एंड वोल्टेज डिवीजन रूल के। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक क्वेश्चन अपन करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, इसमें आपको बताना है 3 रेजिस्टेंस मुझे दिए हैं, 0.5 ओम, 0.25 ओम एंड 0.1 ओम। 3 रेजिस्टेंस मुझे दिए हैं। टोटल करंट मेरे को दे रखा है 32 एम्पियर। 32 एम्पियर मुझे टोटल करंट दिया हुआ है। मुझे बताना है यहाँ पे कि जो आपका जो करंट होगा तीनों रेजिस्टेंस ब्रांच के अंदर, जो करंट होगा I1, I2 और I3, ये 3 करंट आपको बताने हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको टोटल करंट दे रखा है, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या लगाना होगा, यहाँ करंट डिवीजन रूल लगाना होगा। मुझे क्या लगाना होगा, करंट डिवीजन रूल लगाना होगा। उससे मैं तीनों ब्रांचेज का अलग अलग करंट में फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यदि देखो दोस्तों, यदि मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है I1 यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1/R1, 1/R1 आप करोगे तो 1/0.5 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, R2 0.25 प्लस 1/R3 0.1 इंटू 32। टोटल करंट I1 इज इक्वल टू 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू 32। टोटल करंट I। सॉल्व करें इसको, 1/0.5 की वैल्यू आपके पास आएगी 2 डिवाइड बाय
2 प्लस 1/0.25 करोगे 4 आएगा, प्लस 1/0.1 करोगे 10 आएगा, तो मल्टीप्लाई करना है इसको 32 से। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास 2 डिवाइड बाय 16 इंटू 32, 16 से 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, 2 इंटू 2 4 एम्पियर। ये आपके पास वैल्यू आ गई दोस्तों I1 की। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। कि जो I1 होगा आपका इस ब्रांच में ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 4 एम्पियर के इक्वल, ये आएगा 4 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4 एम्पियर। ठीक है, अब I2 निकालना है आपको क्या निकालना है, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो देखो दोस्तों, यदि आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो। I2 का फॉर्मूला भी है 1/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। या मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मुझे I2 निकालना है तो मैं देखो ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि मैं ये वोल्टेज मेरे पास अब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, I1 आने से क्या होगा, ये जो वोल्टेज है ये मेरे पास आ जाएगा, और ये जो वोल्टेज है ये क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू IR। आई कितना था इस ब्रांच में 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना था 0.5। तो ये आपके पास आ गया इस ब्रांच का वोल्टेज 2 वोल्ट। तो क्या 2 वोल्ट ही इसके अक्रॉस रहेगा और 2 वोल्ट ही इसके अक्रॉस रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो 2 वोल्ट ही इसके अक्रॉस 2 वोल्ट। तो यदि मुझे अब I2 यदि निकालना है दोस्तों, यदि मुझे I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, V बाई R, V मुझे पता चल गया 2, R कितना है 0.25, कितना आ जाएगा दोस्तों ये 2 डिवाइड बाय 0.25 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 एम्पियर। कितना आ जाएगा ये 8 एम्पियर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह भी आप I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूले से तो अपन निकाल ही सकते हैं, उसके अलावा आप इस तरह भी I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब I3 मैंने बताया था, I3 आप ये भी कर सकते हो, टोटल में से इन दोनों करंट को क्या कर दो, माइनस कर दो, I3 आ जाएगा। तो I3 की यदि मैं वैल्यू निकालूँ तो 32 में से मैं माइनस कर देता हूँ I1 प्लस I2। 32 में से आप -12 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20 एम्पियर। तो आप किसी भी तरह से आप ये करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, यदि मैं यहाँ भी यही अप्लाई करता तो I3 क्या आता है 2 डिवाइड बाय 0.1 V बाई R करता, तो ये कितना आता 20 एम्पियर। यहाँ से भी क्या है 20 एम्पियर, या फॉर्मूला भी आप लगाते तब भी क्या आता 20 एम्पियर। तीनों को ऐड करके देखो दोस्तों, क्या 32 के बराबर हो रहे हैं 20 प्लस 8 28 एंड 4 32। तो जो टोटल करंट है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, 32 के बराबर रहेगा। तो इस तरह आप करंट डिवीजन रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पैरेलल में कई रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और किसी भी ब्रांच में यदि आपसे करंट पूछे तो आप करंट डिवीजन रूल की हेल्प से करंट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन। किरचॉफ्स लॉ की यदि अपन बात करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ अपने इलेक्ट्रिकल के अंदर होते हैं, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है दोस्तों, तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में बता दूं कि किरचॉफ जो थे साइंटिस्टों ने करंट और वोल्टेज के लिए 2 लॉ दिए थे, जिनको अपन KVL एंड KCL के नाम से जानते हैं। एक तो इन्होंने करंट के लिए लॉ दिया था जिसको अपन KCL के नाम से जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। एंड वोल्टेज के लिए जो इन्होंने लॉ दिया था उसको अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ या KVL के नाम से अपन जानते हैं। तो क्या होते हैं KVL एंड KCL, इसके बारे में अपन समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ किरचॉफ करंट लॉ KCL, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL के बारे में। ठीक है, तो KCL की यदि मैं बात करूँ, किरचॉफ करंट लॉ की यदि मैं बात करूँ, किरचॉफ करंट लॉ, तो किरचॉफ ने करंट के लिए जो लॉ दिया था उसको किरचॉफ करंट लॉ अपन कहते हैं। क्या होता है किरचॉफ करंट लॉ, तो आइए दोस्तों इसके बारे में अपन समझते हैं। तो किरचॉफ ने बताया था कि करंट लॉ के बारे में किरचॉफ ने बताया था कि यदि किसी भी मैं नोड की बात करूं या किसी भी जंक्शन की मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर, या तो नोड या जंक्शन। नोड और जंक्शन में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अपन नोड और जंक्शन को लगभग सेम ही मान के चलेंगे। लेकिन जो एक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि नोड में हर जहाँ भी आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है किसी भी नेटवर्क में, उसको मैं नोड नाम देता हूँ। ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी 2 एंड मोर देन 2 ब्रांचेज आके मिल रही हैं। 2 भी हो सकती हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं।
क्या होता है आइए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। तो किरचॉफ ने बताया था कि करंट लॉ के बारे में किरचॉफ ने बताया था कि यदि किसी भी मैं नोड की बात करूं या किसी भी जंक्शन की मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर, या तो नोड या जंक्शन, नोड और जंक्शन में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अपन नोड और जंक्शन को लगभग नहीं मानते चलेंगे, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि नोड में हर जहाँ भी आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है किसी भी नेटवर्क में, उसको मैं नोड नाम देता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी 2 एंड मोर देन 2 ब्रांचेज आपको मिल रही है, 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, वो हर एक क्या होगा, नोड कहलाएगा। लेकिन जंक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो जंक्शन के केस में मैं 3 ब्रांचेज की बात करता हूँ कि जहाँ पे आपकी 3 एंड मोर देन 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज यदि आपकी मिल रही हैं तो जंक्शन के नाम से जाता है। तो नोड के केस में 2 और मोर देन 2, जंक्शन के केस में 3 और मोर देन 3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ हर जो नोड है वो जरूरी नहीं है जंक्शन में, हर एक जो जंक्शन है वो एक नोड तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं KCL की बात करूं तो मैं देख लूँ यदि आपकी कुछ ब्रांचेज मैं लेके चलूँ, ठीक है दोस्तों, ये कुछ ब्रांचेज हैं, सपोज करो मैंने ये 5 ब्रांचेज ली हैं, ये 5 ब्रांचेज यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, ये एक नोड भी है, जंक्शन भी है, जो भी वगैरह चलो। ठीक है, तो इस नोड पे आगे 5 ब्रांचेज मिल रही हैं। सपोज करो इनके अंदर आप मैं करंट मान देता हूँ आई करंट है, ये आपका 5 एम्पीयर करंट है, ये आपका 2 एम्पीयर करंट है, ये आपका 4 एम्पीयर करंट है, ये आपका 5 एम्पीयर। ठीक है, आपकी वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, यदि आपको एक इस तरह के आपको ब्रांच दे रखी है जो नोट पे आके मिल रही है और उनकी वैल्यू करंट की वैल्यू आपको दी हुई है, तो क्या कहता है किरचॉफ करंट लॉ? तो किरचॉफ करंट लॉ आपको बताता है हमें कि किसी भी नोड पर टोटल इनकमिंग करंट का जो सम होगा वह टोटल आउटगोइंग करंट के समान होगा। किसी भी नोड पर तो सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट। मैं कह सकता हूँ कि किसी भी नोड पर जितने करंट किसी भी नोड पे इनकमिंग होंगे उतना ही करंट उस नोड से क्या होगा, लीव करेगा। टोटल लीविंग करंट बराबर होगा टोटल एंट्री करंट के। ठीक है, KCL के अकॉर्डिंग टोटल लीविंग करंट एट एनी नोड इज इक्वल्स टू द टोटल एंट्री करंट एट नोड। या मैं इसको दूसरे प्रकार से भी समझ सकता हूँ दोस्तों, मैं ये भी कह सकता हूँ KCL के बारे में। KCL ने बताया था कि the algebraic sum of total currents at any node is equals to 0. The total current, the algebraic sum of total currents at any node in any network is equals to 0. Total current जो होगा उसके लिए मैं सम करूँ सारे करंट का तो वो 0 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं दोनों डेफिनेशन के बोले। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने बोली थी, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा दोस्तों? फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखूंगा कि टोटल करंट, इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउट। जितना करंट नोड पे आएगा उतनी करंट क्या होगा, तो लीव करेगा, उससे आउट गोइंग। इनकमिंग करंट नोड पे कौन सा होगा? तो इनकमिंग करंट में बात करूँ, आई इनकमिंग करंट है, 5 एम्पीयर भी एक इनकमिंग करंट है और 3 एम्पीयर भी एक इनकमिंग करंट है। तो मैं इनकमिंग करंट को लिख रहा हूँ आई 5 3। ये तीनों करंट इस नोड की तरफ इनकमिंग होती है, इनकमिंग नाम हो गया। इस नोड से आउटगोइंग करंट कौन कौन से है? तो इस नोड से आउटगोइंग करंट 5 है प्लस एक 4 है, ये दोनों 5 करंट से टोटल, 3 करंट इनकमिंग है, 2 करंट आउटगोइंग। तो मैं यदि यहाँ से आई की वैल्यू यदि निकालना चाहूँ तो मैं आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आई की वैल्यू आएगी 9 8। ठीक है, 1 आई आपने फाइंड आउट कर दी KCL करंट आई की वैल्यू होगी यहाँ पे करंट आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका किरचॉफ करंट लॉ KCL। ये अपना फर्स्ट डेफिनेशन में अकॉर्डिंग लिखा है टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट। या मैं ये भी लिख सकता था दोस्तों
सेकंड डेफिनेशन की कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। तो जब मैं अलजेब्रिक सम की बात करूँगा यहाँ पे, जब मैं अलजेब्रिक सम की बात करता हूँ तो मुझे फिर करेंट्स को प्लस और माइनस में मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सपोज करो मैं इनकमिंग करंट्स को प्लस में रिप्रेजेंट करूँ, पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करूँ, और यदि मैं आउटगोइंग करंट को मैं नेगेटिव में रिप्रेजेंट करूँ तो किस तरह, तो मैं लिखूँगा या फिर मैं स्टार्ट करूँ तो दूसरे 5 इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट प्लस में लिख रहा हूँ तो इसको मैं लिखूँगा +5, आई भी इनकमिंग है प्लस में लिखूँगा इनकमिंग है आई, 5 आउटगोइंग करंट है ये वाला 5, इस 5 को मैं लिखूँगा माइनस, आउटगोइंग करंट माइनस, 3 इनकमिंग करंट, 4 क्या है आपका आउटगोइंग करंट माइनस में आ जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू 0। तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि किसी भी नोड पे जो टोटल करंट होगा तो जो अलजेब्रिक सम है वो 0 के बराबर। तो यहाँ से भी यदि मैं करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, ये बचेगा आपका आई -1 आई वही वैल्यू आई दोस्तों जो वैल्यू मुझे यहाँ मिली थी आई की, मुझे करंट बना ये मैंने प्राप्त किया था, वही वैल्यू मुझे सेकंड डेफिनेशन में प्राप्त हुई है आई = 1। तो आप दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो अप्लाई कर सकते हो। इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर लिख सकते हैं, और यदि आप करना चाहो कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट तो वो आप 0 के इक्वल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ बताया था कि करंट जो है वो टोटल करंट जो 0 होता है किसी भी नोड पर। अच्छा, इससे अपन बात करें कि किसी भी नोड पे यदि KCL के अकॉर्डिंग टोटल करंट 0 आ रहा है आपका, टोटल करंट क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मीन हुआ दोस्तों। देखिए करंट अपन ने पढ़ा था dQ/dt, यही पढ़ा था दोस्तों, करंट की वैल्यू अपन ने पढ़ी थी चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो अपन ने पढ़ा था। तो आई को मैं लिखूँ dQ/dt और उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, Q क्या आएगा कांस्टेंट, Q क्या आएगा कांस्टेंट, क्योंकि Q का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब Q में टाइम के साथ चेंज क्या है 0, कोई चेंज नहीं हो रहा। चार्ज Q जो है अपना चार्ज जो है उसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब हुआ कि जो आपका किरचॉफ करंट लॉ है वह चार्ज कंजर्वेशन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ जंक्शन पे जो टोटल चार्ज है वह कांस्टेंट रहता है, टोटल चार्ज की वैल्यू संरक्षित रहती है, कंजर्वेटिव रहता है, उसमें ना कोई चेंज होता है, उसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता है। तो चार्ज की वैल्यू है किसी भी नोड पे, किसी भी नेटवर्क में किसी भी नोड पे जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और चार्ज कांस्टेंट रहेगा तभी तो आपका करंट क्या हुआ है 0 हुआ है। करंट 0 का मतलब ही तो है dQ/dt = 0, तो Q क्या रहेगा आपका कांस्टेंट होगा। तो ये भी पूछा जाता है कि अगर कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका एक और अपन क्वेश्चन ले रहे हैं KCL का, किरचॉफ करंट लॉ का। मैं एक और क्वेश्चन यदि लूँ किरचॉफ करंट लॉ का, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एक क्वेश्चन में यदि इसका एक लेके चलूँ, सपोज करो ये आपको इस तरह एक नेटवर्क दिया हुआ है, यहाँ सपोज करो कोई करंट आपको दे रखा है, मान लो आप 10 एम्पियर, यहाँ सपोज करो कोई 6 एम्पियर करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ आपको आई करंट इसमें फाइंड आउट करना है, जैसे 1 एम्पियर करंट आउटगोइंग है उस नोड से, ये मैंने 2 वोल्ट है वोल्टेज सोर्स लिया है, और जैसे 4 एम्पियर का एक मैंने करंट सोर्स लिया है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि करंट आई क्या होगा। मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको KCL यूज में लेना है और आपको बताना है कि जो करंट आई इसके अंदर क्या होगा। तो क्या मैं करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, मैं इस करंट आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे मैं इसमें करंट आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ।
ठीक है दोस्तों, तो KCL अपन ने अभी पढ़ा था, किसी भी नोड पे टोटल इनकमिंग करंट्स का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा। तो यदि इसमें आप ऐसे नोड देखिए दोस्तों, इन नोड्स जो आपको कई नोड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इनमें ऐसा नोड आप देखिए जिसका आपको कोई भी दो करंट पता हो और तीसरा आपको निकालना हो, क्योंकि यदि 3 ब्रांचेज हैं तो यदि मेरे को 2 करंट पता है तभी मैं तीसरा करंट निकाल पाऊंगा KCL के अकॉर्डिंग। तो यदि देखो दोस्तों मैं इस नोड की बात करूँ, यदि मैं इस नोड की बात करूँ तो इस नोड से 3 ब्रांचेज कनेक्ट है, 1, 2 एंड 3, और मुझे ये दोनों करंट पता है, ये 6 एम्पियर आउटगोइंग करंट, 1 एम्पियर आउटगोइंग करंट। इस नोड की बात करूँ तो ये दोनों आउटगोइंग है, तो ये करंट क्या आएगा दोस्तों बताइए मुझे, यहाँ इनकमिंग करंट क्या आएगा, ये दोनों आउटगोइंग है 6 और 1, ये कितना आएगा 7 एम्पियर। 7 इनकमिंग करंट हुआ और 7 ही क्या हुआ आउटगोइंग, 6 प्लस 1 7 एम्पियर क्या हुआ आपका आउटगोइंग करंट हुआ। ठीक है, ये आ गया आपके पास 7 एम्पियर। इस नोड की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो 10 इनकमिंग करंट और 1 इनकमिंग करंट इस नोड पे, ये 1 इनकमिंग करंट है, इधर से 10 इनकमिंग करंट है, तो इनकमिंग करंट का सम कितना हुआ 11। तो यहाँ आउटगोइंग करंट भी क्या आएगा दोस्तों 11 एम्पियर। इस नोड पे 11 तो आउटगोइंग करंट हुआ और 11 ही क्या है 10 और 1 11 क्या है इनकमिंग करंट है। ठीक है, अब इधर आइए, इधर देखो दोस्तों, ये 7 एम्पियर अपने कैलकुलेट किया था, यहाँ से आउटगोइंग कितना हो रहा है 7 एम्पियर और इनकमिंग कितना है इस नोड पे 4 एम्पियर। तो मुझे बताइए यहाँ पे करंट क्या आएगा, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कितना आएगा 3 एम्पियर। तो टोटल देखिए इनकमिंग कितना हुआ 4 और 3, ये दोनों इनकमिंग, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7 और आउटगोइंग भी कितना है 7, 7 इज इक्वल टू 7, टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, तो ये आएगा 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर आपका आया है इस ब्रांच में करंट, जो कि इस नोड पे तो इनकमिंग था और इस नोड पे क्या है आउटगोइंग है। अब देखिए इस नोड की बात करूं तो 3 आउटगोइंग और 1 आउटगोइंग, टोटल आउटगोइंग कितना हुआ 4, तो इस पर इनकमिंग भी क्या होगा 4 एम्पियर होगा, इस पर इनकमिंग भी क्या होगा 4 एम्पियर होगा। तो ये 4 एम्पियर आउटगोइंग करंट 4 एम्पियर इनकमिंग करंट बराबर हो गया, केसीएल नहीं कहा टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मुझे ये करंट आई निकालना था दोस्तों, इस नोड इस ब्रांच में जो करंट आई था ये मेरे से पूछा गया था। तो देखिए इस नोड की यदि मैं बात करूं तो मुझे इन दोनों ब्रांचेज में करंट पता है 11 एम्पियर 4 एम्पियर, इसमें मुझे निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ। केसीएल ने क्या कहा था किसी भी नोड पे टोटल इनकमिंग, तो इनकमिंग कौन सी है दोस्तों 11 एम्पियर इनकमिंग है, एक ही है इनकमिंग, और आउटगोइंग ये दोनों है, तो आउटगोइंग कौन कौन सी है आई प्लस 4 भी क्या है आउटगोइंग, तो इनकमिंग है जो प्लस टू आउटगोइंग। तो यदि मैं करंट आई निकालूँ तो 11 माइनस 4 तो ये देखने में तो दोस्तों इतना बड़ा सर्किट आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, लेकिन यदि मैं KCL लगाऊं हर नोड पे तो मैं इसको आसानी से इस करंट की वैल्यू में सॉल्व कर सकता हूं यूजिंग KCL। तो देखो दोस्तों करंट आई की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 7 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसका एक और तरीका है दोस्तों, इसका और एक और तरीका क्या है सॉल्व करने का कि देखो यहाँ पे एक क्लोज नेटवर्क बन रहा है, मैं इसको एक अलग पेन लूँ दोस्तों, थोड़ा सा आपको देखने में आसानी रहेगी। तो देखो आपका एक क्लोज नेटवर्क एक आपका बन रहा है, नेटवर्क आपका बन रहा है कंप्लीट क्लोज नेटवर्क बन रहा है। तो यदि कोई भी एक क्लोज नेटवर्क है कंप्लीट, तो मैं कह सकता हूँ KCL के अकॉर्डिंग कि किसी भी जो क्लोज नेटवर्क है वो भी एक किसी तरह काम करता है, की तरह काम करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपका एक है उस क्लोज होगा उतना ही टोटल क्या होगा उससे करंट। तो यदि मैं इस इस तरह भी आप करंट आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों बार बार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये 6 एम्पियर करंट, ये 10 एम्पियर, ये मुझे दिए थे क्वेश्चन में ही मुझे दिए थे। ठीक है, तो मैं इस क्लोज नेटवर्क को एक नोड करूं तो जो 5 करंट्स हैं इनको मैं लिखूंगा कि इस नोड पे टोटल इनकमिंग करंट
और टोटल आउटगोइंग करंट वो बराबर होंगे। तो मैं यदि बात करूँ, 1 क्या है आपका आउटगोइंग करंट है, क्लोज नेटवर्क पे 1 आउटगोइंग करंट, और आई भी आउटगोइंग है, पाई भी आउटगोइंग है, और ये 6 भी क्या है आउटगोइंग है। तो ये 3 तो इसमें आउटगोइंग। क्लोज नेटवर्क में इनकमिंग कौन कौन से थे, इंटर था और एक 4 एम्पियर था। तो 10 और 4 आपके इस क्लोज थे, 4 एम्पियर 10 एम्पियर। तो देखो दोस्तों मुझे आई निकालना था, 14 माइनस 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करंट जो अपने पहले फर्स्ट केस में आया था वो कितना आया था अपना, आई इज इक्वल्स टू 7 एम्पियर, और यहाँ भी कितना है, आई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये और भी आसान होगा, और भी जल्दी होगा, ये और भी आसान है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो उस तरह की, यदि आपको कोई क्लोज नेटवर्क आपको कोई दे रखा है, क्लोज्ड है, या कोई आपको लूप टाइप में कोई दे रखा है, तो अपन कह सकते हैं उस क्लोज्ड लूप में कोई भी इनकमिंग करंट होगा उतना ही करंट से बाहर की तरफ जाएगा, मतलब वहाँ भी आपका केसीएल होल्ड करेगा, किरचॉफ करंट लॉ होल्ड करेगा। मतलब मैं तुमको एक नोड की तरह एक मैं कंसीडर उसको कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका किरचॉफ करंट लॉ। यदि मैं एक और इसका क्वेश्चन करूँ, तो देखिए दोस्तों, किरचॉफ करंट लॉ का एक और यदि मैं एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करूँ इसको समझने के लिए, तो देखो मैंने 2 ब्रांचेज यहाँ पे ली हैं। ठीक है, ये कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है क्या एलिमेंट है, और ये आपको कोई नोड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू दी हुई है 3 एंगल 60 डिग्री, और ये करंट आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 2 एलिमेंट है, कुछ भी हो सकते हैं, एक नोड है, इसमें जो इनकमिंग करंट है वो दे रखा है 3 एंगल 60। आपको पोलर फॉर्म में ये करंट दिया हुआ है, आर एंगल थीटा फॉर्म में, पोलर फॉर्म में ये एंगल ये करंट दिया है, और ये आई आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये भी पोलर फॉर्म में पूछ रहा है कि पोलर फॉर्म में इस करंट आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो दोस्तों, यदि आपको पोलर फॉर्म में यदि दे रखा है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़, यदि मैं केसीएल अप्लाई करूँ किरचॉफ करंट लॉ, तो किसी भी नोड पे सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट, दोनों ही इनकमिंग है, ये एंगल 60 प्लस आई, दोनों इनकमिंग करंट, ये किसके इक्वल होंगे दोस्तों, 0 के इक्वल, क्योंकि आउटगोइंग करंट तो कुछ है नहीं, 0 के बराबर होगा। यदि आपको आई निकालना है तो आई क्या आएगा, 3 एंगल 60 का अपोजिट पार्ट, 3 एंगल 60 का, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता -3 एंगल, ये नहीं लिख सकता, गलत हो जाएगा। इसका अपोजिट पार्ट, इसका अपोजिट पार्ट में मैं कहूँ इसका कॉन्जुगेट। तो देखो दोस्तों, 3 एंगल 60 जो आया है, इसका अपोजिट पार्ट क्या आएगा, देखो 3 एंगल 60। तो यदि मैं इसको इस तरह बनाऊँ, 3 एंगल 60 कहाँ होगा दोस्तों, यदि मैं ये एंगल 60 लेके चलूँ, ये आपका 0 होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, 180, यही होता है दोस्तों। तो यदि 3 इस लाइन का मैग्नीट्यूड है और एंगल 60 है, तो ये करंट आपका कितना आया था, 3 एंगल 60 डिग्री ये करंट आपका आया था। आपको निकालना है इसका जस्ट अपोजिट पार्ट। तो इसका जस्ट अपोजिट पार्ट दोस्तों कहाँ होगा, बताइए, इसका जस्ट अपोजिट पार्ट इसके जस्ट पीछे की तरफ, पोलर फॉर्म में यदि हम बात करें, पोलर फॉर्म में मुझे जस्ट अपोजिट पार्ट इसका निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो 3 रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो 3 रहेगा, चाहे मैं इसको कहीं भी घुमाऊँ, इसको 360 का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, 3 रहेगा। और एंगल क्या आएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो एंगल था ये क्या है आपको 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट किया आपने इस लाइन को आपने जस्ट क्या किया, जस्ट अपोजिट किया, तो 180 डिग्री, और 60 है ऑलरेडी था, तो 180 प्लस 60 कितना हो गया, 240 डिग्री। तो आपका जो रिक्वायर्ड करंट है, जो आपका रिक्वायर्ड करंट है दोस्तों, ये जो आई है ये आपका रहेगा 3 एंगल 240 डिग्री। तो इस तरह आपको जो पोलर फॉर्म में करंट दिया हो, तो आप उसका जस्ट अपोजिट आप उसको 180 एंगल से रिफ्लेक्ट करके और फिर टोटल एंगल आप देख सकते हो। मैं इसको दोस्तों इधर से भी बता सकता था, यदि मैं इसको इधर से बताना चाहता तो एंगल मुझे माइनस में लिखना पड़ता, और यदि मैं इसको एंगल को माइनस में लिखता तो ये कितना आता, ये 120 आता। तो आप ये भी लिख सकते हो इसको 3 एंगल -120
दोनों सही है दोस्तों, और दोनों में से इसको किसी भी तरह से आप देख सकते थे। यदि मैं नेगेटिव में भी देख सकता हूँ तो मैग्नीट्यूड तो 3 है, ये 90, ये कितना हो गया 30 हो गया, तो 90 + 30 120 माइनस में था, तो इस तरह आप इसको रूप में कर सकते। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अब अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ की यदि अपन बात करें, केवीएल की यदि मैं बात करूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो किरचॉफ साइंटिस्ट ने दिया था, तो वोल्टेज के लिए उन्होंने ये लॉ दिया था, और वोल्टेज के लिए उन्होंने बताया था कि किसी भी क्लोज्ड नेटवर्क के अंदर, यहाँ मैं क्लोज्ड नेटवर्क की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्लोज्ड नेटवर्क, या मैं इसको मैश कह सकता हूँ, या मैं इसको लूप के नाम से जान सकता हूँ, तो किसी क्लोज मैश या किसी क्लोज लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज होंगे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। किसी अन्य करंट 0 बताया था, केबीएल बता रहे हैं कि आपका जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो बताता है किसी भी क्लोज नेटवर्क के अंदर जो आपका टोटल वोल्टेज है, सम जो है टोटल वोल्टेज का, वो 0 के इक्वल होता है। या मैं इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ दोस्तों केवीएल को, कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर या क्लोज नेटवर्क के अंदर आपका जो टोटल सोर्स वोल्टेज है, टोटल सोर्स वोल्टेज, वह बराबर होगा आपका टोटल वोल्टेज ड्रॉप्स के। मैं इस तरह भी इसको कह सकता हूँ, टोटल वोल्टेज बाय द एनर्जी सोर्सेज बाय द वोल्टेज सोर्सेज इज इक्वल्स टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप्स, क्योंकि उसके अंदर कुछ पैसिव एलिमेंट होंगे, पैसिव एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो टोटल वोल्टेज सोर्स द्वारा जो वोल्टेज होगा वो टोटल ड्रॉप के वोल्टेज जो है वो दोनों क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। ये दोनों चीज़ों को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, एक क्लोज सर्किट में ले रहा हूँ। तो क्लोज मैश की बात करें, क्लोज लूप की बात अपन इसमें कर सकते हैं। मैश और लूप में भी एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। मैश और लूप में क्या डिफरेंस है, देखो मैश में वर्ड जब प्रयुक्त करता हूँ तो मैश मैं कहता हूँ द लोएस्ट लूप। मैश में जैसे बस एक एग्जाम्पल है, देखिए ये एक मैंने कुछ भी वैल्यू ये हो सकती है, मैंने केवल मैश को समझना है मुझे, मैश क्या होता है। देखो तो इसके अंदर कितने मैश है, 3 मैश इसके अंदर है दोस्तों। इसके अंदर मैश कितने हैं, इसके अंदर 3 मैश हैं, ये मैश है, ये मैश है और ये मैश है। मैश का मतलब हुआ आपका जो स्मॉलेस्ट जो लूप बन सकता है, इसके अंदर ये 3 स्मॉलेस्ट लूप बन सकते हैं। तो ये इसके अंदर मैश की यदि मैं बात करूँगा तो इसके अंदर 3 मैश हैं। यदि मैं लूप की बात करूँ दोस्तों, लूप, तो यदि मैं लूप की बात करूं तो ये 3 लूप तो है ही है, इसके अलावा और कौन सा लूप हो सकता है दोस्तों, इसके अलावा ये भी एक लूप हो सकता है, ये दोनों मैच मिल गई, ये भी एक मतलब ऑल पॉसिबल क्लोज सर्किट्स, ऑल पॉसिबल क्लोज सर्किट को मैं लूप कहता हूँ, पॉसिबल जो ये भी पॉसिबल है। या मैं बात करूं, मैं एक अलग डिफरेंट पेन ले लूं, ये भी एक लूप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या मैं बात करूं आपका, ये भी एक लूप हो सकता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो ऑल पॉसिबल, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे जिसमें कुछ ब्रांचेज कॉमन हो रही हैं या 2 मैश आपस में मिल रहे हैं, तो वो ऑल पॉसिबल जो क्लोज सर्किट है किसी भी नेटवर्क के अंदर, वो सारे लूप होते हैं, वो सारे लूप कहलाते हैं। लेकिन यदि मैं मैश की बात करूँगा तो मैं स्मॉलेस्ट लूप की बात करूँगा, और स्मॉलेस्ट आपके इसमें कितने हैं, 3 लूप आपके इसके अंदर स्मॉलेस्ट हैं। तो इसके अंदर ये 3 मैश, मैं कहूँगा कि ये स्मॉलेस्ट लूप 3 ही है, तो मैश इसके अंदर कितने होंगे, 3 होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैश है वो एक लूप होगा, लेकिन हर लूप मैश हो ये जरूरी नहीं है कि हर लूप आपका मैश हो। ठीक है दोस्तों, तो केवीएल में आगे बढ़ते हैं अपन। केवीएल के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझ रहे थे, तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
ये एक मैंने क्लोज सर्किट लिया है, एक मैश मैंने लिया है जो पूरी तरह क्लोज है। इसमें मुझे KVL मुझे देखना है कि किस तरह इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई होगा, किस तरह इसके अंदर KVL अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे करंट की डायरेक्शन मुझे सपोज करो ये दी हुई है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन मुझे दी हुई है, मुझे नहीं पता ये करंट की डायरेक्शन सही है या गलत है, लेकिन सपोज करो मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, मुझे करंट की डायरेक्शन दी हुई है कि फाइंड द करंट आई इन दिस लूप। ठीक है, वो बाद में पता चल जाएगा आंसर यदि नेगेटिव में आएगा तो ये करंट की डायरेक्शन आपकी है, पॉजिटिव होगी पॉजिटिव में आता है तो ये करंट की डायरेक्शन दी है वो सही। तो मुझे इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझना है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो था उसने बताया था कि KVL के अकॉर्डिंग जो एल्जेब्रिक सम होगा सभी वोल्टेज का किसी भी लूप के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, वो आपका 0 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि आप जब भी आप करंट की डायरेक्शन में चलते हो और आप KVL अप्लाई करते हो, KVL इक्वेशन आप जब भी बनाते हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इक्वालिटी का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, सपोज करो इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं और वापस मैं इसी पॉइंट पे वापस आता हूं, तो मैं पूरी इक्वेशन इसमें KVL इक्वेशन बना पाऊंगा। तो यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो आपको सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर कि यदि आपका जो टर्मिनल, जो भी टर्मिनल आपको दिख रहा है वोल्टेज सोर्स का, आपको उसी टर्मिनल की उसकी वैल्यू लिखनी है। और करंट की डायरेक्शन में चलते हुए जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, आपके रेजिस्टिव ड्रॉप्स जो भी हैं, वो आपको प्लस में लिखनी है। तो यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आएगा आपका -20 प्लस 4i प्लस 10 प्लस 5i माइनस 2 प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0। तो यदि मैं सॉल्व करूँ तो ये हुआ आपका 11i इक्वल्स टू 20 माइनस 22 प्लस 10 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये प्लस 12। ठीक है दोस्तों, तो आपका आई कितना आया, तो आई प्लस में आया दोस्तों। तो आई प्लस में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट की डायरेक्शन थी वो आपको सही दे रखी है, क्योंकि करंट आपका प्लस में आया। ठीक है, ये मैं पहले नहीं बता सकता, ये वैल्यू आने के बाद ही बता सकता हूँ कि इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी करंट की। ठीक है, तो इस तरह मैं ये KVL इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। यदि मुझे KVL के लिए कोई इक्वेशन बनानी हो तो मैं इस तरह, कई इसको अपोजिट भी पढ़ते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। इसको आप पहले प्लस लिखते हो और इन ड्रॉप्स को माइनस में लिखते हो, वो भी सही है। ठीक है, तो अपन ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है। तो आप इस तरह आप KVL इक्वेशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो दो स्टेटमेंट दिए थे, मैंने अभी KVL के दो स्टेटमेंट दिए थे कि किसी भी क्लोज नेटवर्क में एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज 0 के बराबर होता है, या जो टोटल वोल्टेज सोर्सेज हैं वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होती है। तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि कैसे वो होगा। सपोज करो दोस्तों, मैं डेफिनेशन को समझने के लिए कहूँ, अपन एग्जाम्पल से रिजल्ट निकल के आया अपने पास। सपोज करो ये आपका R1 था, R2 था, V1 था, V2 था। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0, जो मैंने अभी अप्लाई किया था। तो यदि ये करंट की आपको डायरेक्शन दी हुई है, या चलो ये आपको यदि करंट की डायरेक्शन दी हुई है तो आप क्या लिखेंगे। सपोज करो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो I इंटू R1 प्लस V1 प्लस I इंटू R2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप I कॉमन ले सकते हो, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू माइनस V1 माइनस V2। तो आपके पास I क्या आ जाएगा, माइनस V1 माइनस V2, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट है। नेगेटिव में आने का मतलब जो आपने करंट डायरेक्शन ली है, ये एक्चुअल में इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्लो हो रही है। तो एक डेफिनेशन तो दोस्तों ये हुई आपकी KVL की। यदि मैं बात करूँ कि टोटल वोल्टेज का सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, एक डेफिनेशन तो ये। दूसरी डेफिनेशन जो मैंने बताई थी, तो मैं दूसरी डेफिनेशन के लिए इसको लग सकता हूँ कि जो आपका वोल्टेजेज हैं, आपके जो टोटल वोल्टेज सोर्स क्या है आपका V1 प्लस V2, इसको आप एक तरफ लिखो, और I1
R1 प्लस आई R2। ये आपके नेगेटिव में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि करंट डायरेक्शन अपोजिट थी। तो टोटल वोल्टेज सोर्सेस, द वैल्यू ऑफ टोटल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ये थी और टोटल वोल्टेज ड्रॉप आपके ये थे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल वोल्टेज सोर्स इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन दैट सर्किट। ये नेगेटिव इसलिए है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट आपको दी होती, यदि ये इस तरह दी होती तो आपकी ये वैल्यू प्लस में आती। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मैं KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझ सकता हूँ। तो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। सपोज करो आपको ठीक है दोस्तों, करंट की डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी वैल्यू दे रखी है I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। I इक्वल्स टू 2 एम्पियर आपको दे रखी है। दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 5 वोल्ट। और 3 रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम। 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और करंट आपको फाइंड आउट करना है। करंट आपको इसमें निकालना है, करंट कितना होगा ये आपको बताना है। इस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो यदि मुझे इसमें करंट फाइंड आउट करना है और मुझे KVL इक्वेशन यदि मुझे पता है तो मैं इसमें करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा दोस्तों। सबसे पहले मैं लिखूँगा -5 प्लस 4i, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, पॉजिटिव लूँगा। -20 प्लस 2i प्लस 10 प्लस 4, वापस में इसी पॉइंट पे आ गया। यहाँ से स्टार्ट किया और वापस मैं KVL लगाते लगाते इस पॉइंट पे वापस आ गया। देखिए दोस्तों, 4i 2i 4i कितना हो गया, 10i कितना हुआ, 10i और आपके ये कितना हुआ 10 -25 प्लस 25 -10 15, कितना बचेगा दोस्तों, आपका 15 बचेगा। तो आपके पास जो करंट इज इक्वल्स टू 3/2 एम्पियर। तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो किसके बराबर होगा, 3/2 एम्पियर के बराबर हो। तो इस तरह आप किसी भी क्लोज नेटवर्क के अंदर, किसी भी क्लोज लूप के अंदर आप KVL अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एक और मैं यदि एक क्वेश्चन लूँ दोस्तों इसका, सपोज करो ये 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, ये 2 ओम का कोई रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये 2 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, और एक इस तरह आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया है, एक यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है। ये फिर से एक वोल्टेज सोर्स, ये एक रेजिस्टेंस, और इधर भी आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज कोई 6 ओम है, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 1 ओम, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 2 ओम। और ये टर्मिनल आपको नाम दे रखा है A, और ये टर्मिनल आपको नाम दे रखा है B, और आपको VAB आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VAB। VAB क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखने में पता लग रहा होगा कि आपको ये एक क्लोज सर्किट आपका बन रहा है और ये एक दूसरा क्लोज सर्किट बन रहा है। ये दो आपके क्लोज सर्किट हैं, और क्लोज सर्किट इन केस में मैंने अभी पढ़ा था, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी एक क्लोज सर्किट है वो एक नोड की तरह कार्य करता है। मतलब उस क्लोज सर्किट में जो टोटल इनकमिंग करंट होगा वही करंट उस क्लोज सर्किट से आउटगोइंग होना चाहिए। तो मुझे बताइए दोस्तों, ये क्लोज सर्किट ये बन रहा है, क्या यहाँ से कुछ करंट इसमें जाएगा या कुछ करंट इसमें आएगा, बताइए। नहीं, इस क्लोज सर्किट में इस ब्रांच में कोई करंट आपको ये देगा, क्योंकि यदि सपोज करो ये आई करंट यहाँ से दे रहा है, तो ये फिर आई करंट यदि ये दे रहा है तो आई करंट लेना भी तो चाहिए, तो ले तो वहीं पर आई नहीं है,
तो यहाँ ये आपका नहीं आएगा, यहाँ पे आपका कोई आई करंट नहीं आएगा। इसी तरह इस क्लोज नेटवर्क की बात करूँ तो ये भी यहाँ से ना तो कुछ करंट लेगा ना इसको कुछ करंट देगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो करंट होगा आई, ये आपका क्या होगा, जीरो। इस ब्रांच में जो यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको नाम दे देता हूँ सी डी, में इसको नाम दे देता हूँ। तो सी डी जो ब्रांच है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट यदि फ्लो नहीं होगा तो ये जो 2 ओम है इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं आएगा। करंट ही जीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से आएगा। मुझे वी ए बी पूछा है दोस्तों, तो वी ए बी मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो वी ए बी यदि मुझे निकालना है तो वी ए बी में लिख सकता हूँ दोस्तों, वी ए बी जो होगा वो बराबर होगा वी ए सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी बी। होगा नहीं होगा दोस्तों, ए से लेके बी तक मुझे जाना है, तो बी ए सी सी डी एंड डी बी, मैं इन तीनों वोल्टेज का ऐड करूँ तो मेरे को बी ए बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बी ए सी मुझे निकालना है, बी ए सी मुझे निकालना है, तो बी ए सी में कैसे कैलकुलेट करूँगा, मुझे बी ए सी निकालना है, बी ए सी मुझे निकालना है। तो 4 ओम का इंटरेक्शन दिया हुआ है, इसमें मुझे करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें मुझे करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी मैं बी ए सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो दोस्तों, क्लोज नेटवर्क की यदि मैं बात करूँ, इसके अंदर यदि मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊँ, इस क्लोज नेटवर्क के अंदर आपके पास क्या आएगा दोस्तों, इस क्लोज नेटवर्क में यदि मैं लगाऊँ तो आप लिखोगे, कहीं से भी आप स्टार्ट सपोज करो, यहाँ से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, आप क्या लिखेंगे, 2i प्लस 2i माइनस ये यदि 1 एम्पियर फ्लो होगा, ये यदि 1 एम्पियर फ्लो होगा, उसके अंदर कितना होगा, 1 एम्पियर के अंदर, 1 एम्पियर के अंदर ये ड्रॉप कितना आया आपका 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। अब इधर बात करें तो यहाँ भी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे बी डी सी डी बी भी निकालना पड़ेगा, इसमें मुझे करंट चाहिए होगा उनके अंदर, तभी मैं उसका वोल्टेज तो पता पाऊँगा, तो उसका करंट निकालने के लिए यहाँ 600 वोल्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 600 वोल्ट में अप्लाई करो, सपोज करो मैं इसको आई नाम दे रहा हूँ, आई नाम दूँ, स्टार्ट करूँ प्लस 1i2 प्लस i2 माइनस 20 जीरो, ये आ जाएगा आपका 7 ठीक है दोस्तों। तो i2 यदि आपके पास आ गया, इसमें जो करंट है वो किस तरह जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जो करंट है वो ऊपर की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा, i2 × 1, चलो देखो मुझे बी ए बी मुझे निकालना था, बी ए बी मुझे निकालना था, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इस पॉइंट के बी ए मान दूँ, इस पॉइंट को बी बी नाम दूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस ऑफ बी ए प्लस 4 × 1, 4 वोल्ट का आपका 4 वोल्ट आ गया, 4 ओम और 1 एम्पियर करंट था, यहाँ तक आ गया। फिर मैं आगे बढ़ाऊँ प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें करंट क्या है, जीरो है, तो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद में बात करूँ तो प्लस क्या आएगा, 20 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट, और यहाँ देखिए दोस्तों, मैं बी ए से बी की तरफ चल रहा हूँ और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। यदि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो मुझे नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, 1 × 20/7, ये माइनस में है क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, प्लस बी बी जी,
ये इसका आगे पोटेंशियल वी बी था प्लस वी बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करें। बी ए माइनस मैंने बी ए और बी बी को दूसरी साइड में उठा दिया तो क्या होता है आपके पास बी ए माइनस बी बी क्या हो गया दोस्तों, बी ए बी। और ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 29 माइनस सॉल्व कर दोस्तों। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 26.14 ये आपको आपको पूछा गया था बी ए बी ए सी जो कि सम था 3 ब्रांचेस का बी ए सी बी डी बी बी, तो इन तीनों का जो एडिशन आएगा जो सम आएगा वो आपके पास आएगा 26.14 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम किरचॉफ वोल्टेज को अप्लाई करके हम किसी भी एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है किरचॉफ वोल्टेज